स्वागत है। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, वो फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं और उस फैसले के बाद अगला कदम क्या होगा। अवधेश जी, इस जातिगत जनगणना कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, ये सब तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब इसका पता चलेगा। हालांकि इसमें भी राजनीति काफ़ी सारी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है, ठीक है, अब जातिगत जनगणना करा लिए तो जिसकी जितनी आबादी उतना हक जैसे नारे को तो और बल मिलेगा। तो क्या सरकार के लिए, भाजपा के लिए इसको लागू कर पाना कितना आसान होगा? क्योंकि बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सामाजिक संघर्ष को भी जन्म देगा, बहुत जगह से विरोध उठेंगे। जो संवैधानिक बेंच ने, पीठ ने 50% का कैप लगाया, वो हटाना पड़ेगा आपको, शेड्यूल 9 में डालना पड़ेगा। आसान तो होगा नहीं इसको आगे बढ़ाना, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से जो ट्रेंड है उसके आधार पर आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और सभी विवेकशील लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई बिहार सरकार ने तो 75% का बिहार विधानसभा ने पारित कर दिया और कोर्ट ने उस पर रोक लगाया हुआ है। इसके पहले जो बाकी आरक्षण तमिलनाडु पर है, कर्नाटक का केस है, ये मामला देश में पहले से पहले। तो दो बात कह के इसका उत्तर दूंगा। देखिए, वो जो हमारे सतीश जी जो बता रहे थे ना, आरएसएस ने कभी मांग नहीं की थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2 सितंबर को पलक्कर में जो उनकी समन्वय बैठक थी तो क्वेश्चन आया था, उस पर जो आरएसएस का आंसर था वो बहुत जरूरी है जानना, इसलिए कि मोहन भागवत जी कल मिलने गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, तो मुझे लगता है यही बात हुई होगी जातीय जनगणना पर। उन्होंने कहा था कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए, न कि केवल चुनाव या राजनीति के आधार पर। उन्होंने बताया था कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष समुदाय या जाति को संबोधित करना जो पिछड़े रहे हैं और कुछ समुदायों और जातियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो, इसलिए सरकार को संख्या की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार संख्या ले सकती है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य उन समुदायों जातियों का कल्याण होना चाहिए, राजनीतिक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो आरएसएस का वक्तव्य जो होता है, हम विरोध करें समर्थन करें, बहुत सोच समझ के सधा हुआ होता है और देश की एकता की दृष्टि से। अब सेकेंड बात पर आते हैं। लेकिन पहले यह देखना पड़ेगा कि जैसे जनगणना जब हम करते हैं, इस बार जाति जनगणना होने जा रही है आजादी के बाद पहली बार, तो जाति जनगणना का सरकार ऑब्जेक्टिव क्या उसमें लिखती है कि क्यों हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव में होगा। दूसरा कि जब वो होता है तो कॉलम क्या क्या उसमें डालते हैं कि जाति के साथ साथ, क्योंकि अनेक कॉलम पहले भी प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य दे चुके हैं, गृह मंत्री का आ चुका है कि हम उसमें अनेक कॉलम जनगणना का उपयोग जो है देश के विकास की दृष्टि से अनेक मामलों में होता है कि आपके घर में नौकरी कितनी है, कहां से आए हैं, वो सारे इस बार डाला जाएगा। केवल जाति, ये पूरा एक ईश्वर की जो गणना है, एक इंटीग्रल गणना है, जनगणना, ये पहले ये सब नीति तय हो चुकी है, बहुत सारी चीजें आ चुकी है कि ये कोई जनरल जनगणना नहीं, अभी तक की सभी जनगणनाओं से अलग देश के एक एक संबंधित आंकड़े, गांव में एक अगर मान लीजिए आपके घर के सामने भी नल है तो वो भी लिखना है कि वो सरकारी है या क्या है, सड़क है तो वो ईंट है या क्या है वो भी लिखना है, टूटी है तो कितने समय से टूटी है ये भी उसमें लिखना है। तो एक व्यापक जनगणना है, जाति उसका एक पार्ट है। तो इसीलिए जब वो जनगणना का पूरा आ जाएगा तब ये पता चलेगा कि उसमें जाति का कॉलम क्यों डाला गया है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तो उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, फिर अलग से उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था की, अलग से किया कि हर जाति में, उसमें मुसलमान भी हैं, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मुस्लिम भी आते हैं, उसमें दूसरी जातियां भी आ जाती है, तो वो किया है। तो इसलिए मोदी सरकार आरक्षण की विरोधी होगी ये तो मैं नहीं मानता हूं, संवैधानिक दर्जा देने। लेकिन एक बड़ा प्रश्न होगा कि क्या जाति जनगणना का उद्देश्य केवल जिसकी जितनी, वो संभव ही नहीं है, फिर तो सारे देश के पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, देश में निवेश है, सरकार की प्रॉपर्टी है, क्या सब सबके बराबर बांटा जाएगा? ये संभव नहीं होता है। नारा लगाना आसान है। पूजा त्रिपाठी, कम्युनिस्ट कंट्रियों, पूजा त्रिपाठी, आपके नेता ने भी, चीन भी ऐसा नहीं कर सका है।
नहीं नहीं, कांग्रेस ने आज बोला ये बात। अवधेश जी, आपने सुना होगा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना मॉडल देखिए, वहाँ पे तो कोई एमडी, कोई सीईओ, कोई ओबीसी या पिछड़ी जाति से तो है ही नहीं। पूजा त्रिपाठी जी, कैसे इसको इंश्योर करेंगे? ये कहना तो आसान है जैसे अवधेश जी कह रहे हैं, लेकिन लागू करना बहुत मुश्किल है। जिसकी जितनी आबादी उतना हक दे दीजिए, या फिर अब ये चेक करिए कि एमडी सीईओ जो है वो एससी एसटी हैं कि नहीं है, ओबीसी हैं कि नहीं है। उसमें कैसे करेंगे? वो तो बड़ा ही मुश्किल होगा। देखिए, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। स्टार्टअप इंडिया का बहुत गुणगान किया करती है ये सरकार, और ये आईआईएम की रिपोर्ट है कि जब स्टार्टअप इंडिया में वो स्टार्टअप जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो एससी एसटी ओबीसी का लीड कर रहे थे, उसमें ह्यूमन कैपिटल रेस करने में जो पर्सनल होते हैं, कंपनी पर्सनल में 27% गैप था, फंडिंग रेस करने में 93% गैप था, और रिसोर्सेज रेस करने में 19% गैप था। ये मैं स्टार्टअप इंडिया की बात कर रही हूँ, जिसे नए भारत की नई तस्वीर की तरह दिखाया जाता है। तो देखिए, जितनी हिस्सेदारी है उतना, जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी तो है नहीं। आज हर जगह पे ये जो जातिगत इंक्लाइन है वो बिल्कुल झुका हुआ है, और इसमें इनकी हिस्सेदारी नहीं है। चाहे ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, चाहे स्टार्टअप्स ले लीजिए, चाहे इंडस्ट्रीज ले लीजिए, हर जगह यही। और सब जातिगत जनगणना की बात इसलिए भी जरूरी है कि आप पहला कदम उठाएंगे उनके नंबर्स पता करने के। जब तक आपको उनका नंबर नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि घर में कितने लोग खाना खाएंगे तो आप कितनी रोटी बनेगी, जब तक उनका नंबर नहीं पता पड़ेगा तब तक आप नीतिगत बदलाव कैसे करेंगे? आप सिर्फ एससी एक्शन प्लान को, ट्राइबल सब प्लान को बजट में स्लैश कर देते हैं, उसका बजट स्लैश कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आप उनका असली नंबर, उनका, और यह मुझे लगता है ये नींव है, ये शुरुआत है लोगों के समान समाज की ओर और जाति विहीन समाज की ओर एक शुरुआत है कि जब तक आप उनका नंबर नहीं पता करेंगे तब तक आप नीतिगत बदलाव कैसे करेंगे? ये कहना कि हर किसी को लेकर चल रहे हैं, अभी तक ये सबका साथ सबका विकास में मोदी जी जाति के बारे में नहीं सोचते, पर आज जब ये सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आने दीजिए और ये डिस्क्रिपेंसी आने दीजिए। बिहार में जब ये आया कि 6000 जब जातिगत जनगणना हुई और ये आया कि 6000 मंथली, 6000 क्या होता है लक्ष्मण जी? 6000 मंथली इनकम, उसमें 88% एससी एसटी ओबीसी लोग हाउस होल्ड को लीड करते हैं। तो यह जाति आधारित जो व्यवस्था है उसके कुपरिणाम को सबसे विभत्स रूप में हमारे चेहरे के सामने उजागर करती है। तो जब तक हमारे पास संख्या नहीं रहेगी, जब तक हमें उनकी हिस्सेदारी नहीं पता चलेगी, तब तक नीतिगत बदलाव नहीं होंगे। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह नहीं पड़ेगी, है कि उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, ये मामला बनेगा नहीं। धनंजय गिरी साहब, पहले तो संख्या पता चल जाएगा, जब संख्या पता चल जाएगा तो उसका उसके हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की जाएगी। सुन लिया आपने पूजा त्रिपाठी जी को, इससे पहले राहुल गांधी जी को। लक्ष्मण जी, 90 साल बाद जातिगत जनगणना होने जा रही, 90 साल बाद। 60 साल कांग्रेस शासन में रही, 60 साल में बात समझ में नहीं आई। राहुल गांधी जी भी बराबर कहते थे कि कितने हैं ओबीसी, कितने हैं एससी एसटी, कितने सेक्रेटरी हैं। जब उनको बताया गया कि भाई ये पाप आप ही के पिताजी के किए गए हैं, ये पाप आप ही की दादी जी के किए गए हैं, ये महापाप आप ही के नाना का किया हुआ है कि इसके पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उनके पांव की जंजीर कोई और नहीं, आप ही का परिवार है, तब उनको समझ में आया। और आज यही लोग छाती पीट रहे हैं। इस देश का आम जन सब लोग जानता है, उनको भी जानता है जिनके परिवार ने 60 साल इस देश पर हुकूमत की, और उनको भी जानता है जिन्होंने पिछड़ों की बात करके पूरी सत्ता को अपने परिवार के हवाले कर दी। उनको भी जानता है जिन्होंने सदन में आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने एससी एसटी का टर्न डाउन किया, और वह उनको भी जानता है जिन्होंने प्रदेश में सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एससी एसटी को उसके रिजर्वेशन में टर्न डाउन किया गया, उनको नीचे किया गया उनके कुर्सियों से। तो ये देश के आपके वाचन को, आपके कर्मणा को, आपके सच को अच्छे से जानता है, आप क्या कर रहे हैं और आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयति क्या है। पिछड़ों को आपने पांव पोंछ समझा, दलितों से दरी बिछवाई है। देश का आज पिछड़ा समाज प्रफुल्लित है क्योंकि आज उसके परिवार का बेटा इस देश का प्रधान है, प्रधानमंत्री है। और पिछड़ों को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बात हो, चाहे पिछड़ों को सम्मान हक देने की बात हो, सबसे ज्यादा पिछड़ों के लिए एससी एसटी के लिए स्कॉलरशिप लाने की बात हो, योजनाएं लाने की बात हो, या चाहे बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने की बात हो, या बाबा साहब का सम्मान करने की बात हो, जो भारतीय जनता पार्टी पंचतीर्थ बनाने तक नहीं आएगा।
धनंजय जी, इस जनगणना के बाद पंचतीर्थ बनाने और बाबा साहब को सम्मान देने तक बात नहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि जब मान लिया किसी ए जाति की जनसंख्या अगर 85% है तो 85% आरक्षण दीजिएगा आप। लक्ष्मण जी, दूसरी बात समझिए, ये सेंसिटिव मैटर है, इसको हमको यही समझा दीजिए। आप बताइए, जो लोग बात कर रहे हैं जाति की और थाती सारी उठाकर अपने परिवार में रख ले रहे हैं, क्या ये आप आज का पढ़ा लिखा युवा नहीं समझ रहा है कि अगर बात आप जाति की कर रहे हैं और थाती अपने घर में समेटे जा रहे हैं, आपके थाती के रखने का आप पर केस चलते जा रहा है। सबसे बड़ी जरूरी बात होगी कि जो बाबा साहेब के संविधान से जो आदमी के साथ पिछड़ा हुआ है, जिसके 0.6%, 0.4%, 0.25% जिसकी आबादी है, उसका हमराह कौन बनेगा, उसका रखवाला कौन बनेगा, उसको इस सरकार में, इस सुविधा में, इस तमाम तरह की योजनाओं में। और जब बिहार में भी जब सर्वे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने उस सर्वे को हरी झंडी दी थी, हमने उसको पास किया था, हमने उसको आगे बढ़ाया, हमने उसको आगे लेकर के आए। और इसके अतिरिक्त जहां भी जो हुआ है, कहां कांग्रेस ने कर्नाटका में कराया, कहां रिलीज करा पाए, कांग्रेस ने तेलंगाना में कराया, कहां रिलीज कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके बिहार में इसको किया था। और इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पिछड़ा पहली बार लगातार प्रधानमंत्री है, और बहुत लोग अपने आप को पिछड़ों का नेता, प्रणेता और पूजा त्रिपाठी जी, कांग्रेस ने कई राज्यों में कराया, 2 राज्यों में कराया, लेकिन लागू नहीं करवा पाए। कर्नाटका के अगले जब भी विधानसभा सेशन होगा उसमें चीफ मिनिस्टर का एक कमेंट आ चुका है कि हम कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। तेलंगाना का कास्ट सेंसस मॉडल आपके सामने है। बिहार में जब हम राजद के साथ महागठबंधन सरकार में थे तो कास्ट सेंसस था, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है नीतीश कुमार सरकार द्वारा। तो ये तो आज कास्ट सेंसस का न सिर्फ राहुल गांधी एडवोकेट करते हैं, हमारी राज्यों में ये हो भी रहा है और ये अगले विधानसभा सेशन में टेबल्ड हो जाएगा। हम ये दोगली बात नहीं करते कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा देंगे, ये जाति करते हैं और जाति इनसे पहले पूछ लो। हम ये वाला दोगलापन नहीं करते। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया था, हमारे मैनिफेस्टो से, चाहे एम्प्लॉयमेंट लेने दे रहा हूं धनंजय, 1 मिनट इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आता हूं। तो हम कहते हैं, वो हम करते हैं। राहुल गांधी का ही नारा था जिसकी जितनी 1 मिनट आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं आपके पास। तो आप इस बात पे आप अब देखिए, मैं समझती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता के लिए बहुत ही कैच 22 सिचुएशन हो गई है। जो अभी तक जातिवाद का बढ़ावा देते थे, नेहरू जी का पता नहीं, इंदिरा जी का पता नहीं, खुद की जाति का पता नहीं, अब उनको जातिगत सेंसस को डिफेंड करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ, जवाब ले लीजिए, 1 मिनट धनंजय जी कुछ बीच में जवाब देना चाहते। धनंजय जी। लक्ष्मण जी, हमारे संस्कार महिलाओं के प्रति अभद्रता का परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन बहन ने एक बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, दोगला। तो क्या ये पंडित नेहरू को दोगला कह रही है? क्या इंदिरा गांधी को दोगला कर रही है कि राजीव गांधी को दोगला कर रही है, जिन्होंने कहा था कि जात पर नपात पर, नेहरू की बात पर मोहर लेके हाथ पर? देखिए धनंजय, एक बात कहूंगी, जात पर नपात पर, एक बात कहूंगी, क्या राजीव गांधी को दोगला कर रही है, जिन्होंने कहा जाति के नाम पर आरक्षण? दोगला क्या किसको रही है? अगर शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा, किसको दोगला करेंगे? राहुल गांधी को दोगला करेंगे, किसको दोगला कहा? राहुल गांधी को दोगला कहा? मुझे आप बात कहूंगी, कुछ लोग अभद्रता के संस्कार की अपेक्षा की जाती है। नहीं, जयंत जिज्ञासु जी, 1 मिनट, आप दोनों शांत हुए। जयंत जिज्ञासु जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सतीश जी के पास जाऊंगा। जयंत जिज्ञासु जी, जब ये जनगणना सामने आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कुछ जातियों का जितना प्रतिनिधित्व है उससे ज्यादा उनको हक मिल गया है, तो क्या वापस ले लेगी सरकार? मैं वही तो चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीके से आंकड़े जुटाए जाएं और उससे साफ हो जाएगा और यह नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा कि कुछ पिछड़ी जातियों ने अति पिछड़ों का और दलितों की हकमारी कर दी। हम तो चाहते हैं कि हकीकी डेटा आए, मुकम्मल डेटा आए। दूसरा, आप बोलने दीजिएगा कि एक समय में बौद्धिक बिरादरी जो थी 2021 में, उसने बड़ी मसीह रखी और क्या कहा? दैनिक जागरण में बद्री नारायण ने लिखा कि सियासी शस्त्र न बने जातीय जनगणना। दैनिक भास्कर में अभय दुबे ने लोगों के मन में डर पैदा करने की मंशा से लिखा कि जातिगत जनगणना के गहन व बुनियादी प्रभाव होंगे जो इस समय न तो इसके समर्थकों की समझ में आ रहे हैं, न विरोधियों के। न भारत टाइम्स में मरहूम वेद प्रताप वैदिक ने मसीह किरण किया कि कोटा बढ़वाना हो तो क्यों न याद आई जाती। हम कह रहे हैं, बस खत्म किया, हम कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना क्यों होनी चाहिए।
क्योंकि इस देश में कोई रामभद्राचार्य, धनंजय गिरी जैसे व्यक्ति को नीच ब्राह्मण न कहने पाए। हम चाहते हैं मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, ऊंच नीच के खांचे से बाहर किया जाए, सबको बराबरी का हक मिले। और आपने कहा कि सबकी सबकी सबको, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, रामभद्राचार्य पर बोलो। इनको बंद करिए, अब इनको ऑडियो डाउन करिए। ये इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, अच्छा रहता है। तो इसको जो है सो हम लोग दूसरे तरीके से जाते। सतीश जी, ये एक राजनीति को एक बिल्कुल नए चैप्टर पर ले जा रहा है क्या फैसला? आपको लग रहा है कि अब तक जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, चुनावी राजनीति हो रही थी, चुनाव लड़े जाते थे, अब ये पूरा शिफ्ट हो गया। अब अलग नैरेटिव बनाना होगा, अलग तरीके से लोग अपने वोट बैंक को समेटने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, वो गलत को सही, सही को गलत साबित करती है और यू टर्न लेने पर उसको वी टर्न मानेगी, वी टर्न लेगी तो यू टर्न मानेगी। इनका प्रॉब्लम है ये, इतनी गंभीर बात है। इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है और ये इनसे अपेक्षित था, करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था पहले। बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत अपेक्षित था, पहले ही इसे करना चाहिए था। आपको बीच में रहूंगा, समय कम है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।